Hello and welcome to Indian Masterminds. As UPSC prelims are just around the corner, we bring to you the tips and strategy from Hemant Parikh, AIR 884. My colleague Pallavi had a conversation with Hemant. Let's take a look. मैं भी पूछने वाली हूँ, स्ट्रैटेजी बता दो। क्वेश्चन तो मेरे भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ऑल्दो आंसर कर दिए, बट उसको थोड़ा आर्टिकुलेट करना है, सो दैट जो भी एस्पिरेंट्स में भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो दे विल फाइंड इट हेल्पफुल। बट बिफोर गोइंग टू दैट, आपने एग्रीकल्चर से किया ग्रेजुएशन, बट स्टिल यू सेलेक्टेड एग्रीकल्चर। ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं है, या सोशियोलॉजी वाज मोर मतलब अट्रैक्टिव, या जो भी रीजंस हो आपकी, इस वजह से सेलेक्ट किया? मैं उस टाइम बच्चा था, मैं मुझे आइडिया नहीं था। तो सृष्टि जैन देशमुख नाम से मैम है, हाँ हाँ। उनका क्लियर हुआ तो उन्होंने जो जो बुकलेट्स बताई ना, मैं सारी खरीद लाया। मुझे नहीं पता था ये ऑप्शनल अलग लेना होता है। ओके। मैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे वो पढ़ा तो फिर बाद में थोड़ा उसका आइडिया हो गया सब्जेक्ट का। और उसके बाद मुझे लगा कि सोशियो ही ऑप्शनल होता है। फिर दिल्ली आने के बाद निषाद सर मिल गए, सोशियो की कोचिंग ज्वाइन कर ली। उसके बाद पता चला कि और भी ऑप्शनल ले सकते थे आप। अच्छा। हाँ, मैंने उनको रिलीजियसली फॉलो किया कि उनकी स्ट्रेटेजी जो बुकलेट्स थी A to Z मैंने लिखी, सारी खरीद ली फिर वो। तो मैम वो हुआ था मेरे साथ। इसलिए सोशियोलॉजी लिया। ओके। जी मैम। एंड मेंस तो यू सेड कि हेल्प हो गई आपकी उनसे। इंटरव्यू देने गए आप, और आप यू वर सेइंग कि इंग्लिश और हिंदी का वो जो चल रहा था, वो बता दीजिए एक बार कि क्या एक्चुअली लोग आपको कह रहे थे? मैम वही बोल रहे थे कि क्लास को लेते हैं। तो मैं मैम इंग्लिश वैसे बोलता हूँ तो हरियाणवी प्रोनाउंसिएशन आता है उसमें, हम्म। क्योंकि बैकग्राउंड शुरू से बोल रहा है। तो वो बोले कि आप इंग्लिश में दोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये वो शुरू में डरा दिया मैं। और मुझे हिंदी मैम की यूपीएससी का हिंदी में कुछ पढ़ा नहीं है, इंग्लिश में पढ़ा है। मुझे टर्म भी नहीं पता था, पर हिंदी भरना पड़ा मुझे। उसके बावजूद डर गया मैं थोड़ा। फिर उसके बाद इंटरव्यू में मुझे अरविंद सर मिले, तो मैंने उनसे मतलब बढ़िया भाईचारा हो गया। तो वो मेरे साथ उनसे कहा कि सर इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी करा दीजिए। वो भी 3 महीने मेरे साथ रुके, उन्होंने इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई। इवन वो खुद भी दे रहे थे मैम इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में वो थे, नितिन सर थे, दिव्यांशी मैम थी, प्रियंका, हिमांशु, नवनीत, चेरी, जयश्री, नितिशा, सौरभ और ऋषभ, और हमारा ग्रुप बन गया। सारे फ्रेंड्स जो इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं। हाँ, सबका ग्रुप बन गया मैम। और सब आपस में तैयारी करने लगे एक साथ। तो उसमें काफी सपोर्ट मिला मैम। और जिसके परिणाम स्वरूप मैम जब इंटरव्यू देने गए तब भी अरविंद भैया मेरे साथ गए थे। और मैम उस दिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इतना चिल कर रखा था उन्होंने। आराम से मजाक करते जा रहे हैं बढ़िया से। और इंटरव्यू में मैम मॉक से काफी डिफरेंस होता ही है। मॉक में तो ये सीख सकते हैं कैसे उठना बैठना है, और बाकी सारा तो अलग ही होता है। और उसकी दौरान मैम अगर आपको बतानी होगी व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस जो आपको फील हुई आफ्टर यू एंटर्ड दी, जहाँ वो मेंबर्स बैठे होते हैं, अगर मॉक से मैम कंपेयर करो आप, कितने मॉक दिए मैम थे आपने पहले? मैम मॉक मैंने बहुत दिए थे मैम, 10 के समथिंग दिए थे। तो आपके पास है, मतलब फिर यू कैन एनालाइज कि क्या, अगर कुछ एक टिप देनी हो, क्योंकि मॉक तो देते ही हैं लोग, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड दैट, एंड वो एक होता है ना कि प्रैक्टिस टू फेस 5 पीपल टुगेदर, दैट विल बी हाँ, 3 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसको लेके। वही होता है मैम कि इसमें पता चल जाता है कि आपको सीनियर से कैसे बात करना है, बात कैसे करना है, किस टोन में करना है, उठना बैठना कैसे है, ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा वो आइडिया लग जाता है। बाकी मोक्ष में मुझे जहाँ तक मैंने दिए थे, तो उनका ये मोटिव होता था कि इसको ग्रिल करके रुलाना है। अच्छा। हाँ, कुछ भी पूछ रहे हैं मैम। और कुछ इवन ये, क्वेश्चन हाँ, अगर आपको ध्यान हो जो मॉक में पूछा गया हो, और आपको लगता है ये मेन इंटरव्यू में इट वोंट बी आस्क्ड कभी भी? ऐसा कुछ था ये मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैम, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा उस पर। मैं जाते लास्ट में बता दूंगा वो। हाँ हाँ। हाँ, लीव इट। पर इंटरव्यू रियल होता है मैम, वो अलग ही होता है, उसमें सिर्फ डिस्कशन होता है। आप क्या बोल रहे हो उसी को वो काउंटर करके क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं। उसमें ये भी होता है मैम, मॉक में अगर 5-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो बोलेंगे आपको कुछ आ नहीं रहा ये वो। एक्चुअल इंटरव्यू में अगर आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो वो जज नहीं करते मैम। वो आपको तभी तभी जान पाएंगे जब आप उनको आंसर दोगे। वो 11वां क्वेश्चन वो पूछेंगे जो आपको पता हो, बहुत ही जी पूछ लेंगे कि आपके आंसर देंगे हम, तभी तो उनको पता चलेगा कितने ऑनेस्ट हैं, किस तरह से हम आंसर दे रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। तो एक्चुअल इंटरव्यू में वो होता है मैम, अलग ही डिस्कशन होता है।
डिस्कशन बेस्ड होता है टोटली। मुझे लगा मैम, पता ही नहीं चला कि 33 से 35 मिनट कब हो गए। मुझे लगा 5-10 मिनट बैठा हूँ मैं तो इस क्या तरह का माहौल था। क्या था डिस्कशन का मोस्टली इन द इंटरव्यू? मैम शुरुआत में तो क्वांटम से स्टार्ट हुआ था मेरा। तो मेरे साथ जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं बाहर बैठा था, वेट कर रहा था, दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है। तो उसी बीच शुक्ला सर आए बाहर कोई काम से। जब वापस इंटर करने लग गए तो मुझे देखा और मेरी तरफ आके बोले व्हाट्स योर नेम। तो मैं बाहर ही था, मैं एकदम थोड़ा डरा मैम। तो मैंने कहा हेमंत सर। कहाँ से हो? मैंने कहा सर सिरसा हरियाणा। गुड। फिर स्माइल दी, अंदर चले गए। फिर जब मेरी टर्न आई तो मुझे लगा कि ये बंदा तो अपने जानकार है, तो इंटर हो गया। हाँ। हाँ, तो मैं ग्रीटिंग किया मैम, जैसे ही बैठने लगा तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि क्वांटम के बारे में सुना है आपने। वो इंग्लिश में बोल रहे थे। और हैव यू हेard अबाउट क्वांटम, अपना प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट एवरीथिंग इन क्वांटम बिकॉज इट्स इमर्जिंग टेक। इस टाइप से मैम ओपिनियन और वो क्वेश्चन थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैकबोन क्या है इंडिया का। तो बैकबोन के ऊपर फिर मैंने कहा कि सर वैसे डिपेंडेंसी के हिसाब से तो एग्रीकल्चर है, पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अब देखें तो एमएसएमई सेक्टर है, वो भी बैकबोन का ही काम कर रहा है। तो फिर वो उस पे आ गए, एमएसएमई पे आ गए, धीरे धीरे काउंटर कर रहे थे आपस में। फिर एग्रीकल्चर पर आ गए मैम, एग्रीकल्चर पे बहुत चला मेरा। फिर धीरे धीरे मेंबर थे हाँ। Your background also is in agriculture. हाँ, एग्रीकल्चर पे चला, फिर उन्होंने करप्शन पे आ गया मैम। उन्होंने पूछा कि एग्रीकल्चर में इतनी टेक्नोलॉजी है, उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा फार्मर्स को। तो इतनी चीजें स्कीम्स हैं। तो मैं निकल गई सच्चाई जो ग्राउंड रियलिटी थी कि लो पोल्स देखने को मिलता है। फिर वो करप्शन पे आ गए कि करप्शन को कैसे देखते हैं आप, कैसे मैनेज करोगे। फिर धीरे धीरे मैम उस टाइम इंडिया मालदीव का चल रहा था, उस पर आ गए थे। और ऐसे बढ़ते गए मैम, धीरे धीरे मार्केटिंग पे आ गए, फिर थोड़ा इकोनॉमिक्स पे चला। तो इसी तरह से चला था। क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब जनरली ऐसे मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, इट्स मोर ऑफ डिस्कशन, राइट? हाँ, जो जो मैं बोल रहा था वहीं से क्वेश्चन निकालते थे। ऐसा नहीं जैसे मैंने लो पोल्स बोला तो वो करप्शन पे आ गए थे। हाँ, मैंने बैकबोन में एमएसएमई बोला तो वो एमएसएमई से मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए। मैंने फार्मर्स को जो मार्केट के लिए बोला तो वो मार्केटिंग पे आ गए। वो उसी पे आ रहे थे ना। अच्छा, आई वन थिंग दैट कमिंग इन माय माइंड आई वांटेड टू आस्क यू सेड कि एक ही डू और डाई सिचुएशन था एंड ऑब्वियसली आपको उनका साथ मिला तो यूर काइंड ऑफ चिल, बट एक चीज वो तो डेफिनेटली दिमाग में आती होगी कि प्री दे दिया, मेंस दे दिया, दो मेजर ऑब्स्टिकल यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इंटरव्यू। एंड अगर इसमें आकर इफ मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए लाइक कि यू डोंट गेट अ सीट इन द लिस्ट और ऐसा कुछ, तो फिर ऐसा कुछ चल रहा था दिमाग में और डिड यू, और ऐसा भी आया कि अब इंटरव्यू तक आ गया हो तो इसका मतलब अगली बार शायद निकल जाए, तो ये भी चल रहा था दिमाग में, या ये था कि अब हुआ नहीं हुआ, दिस इज इट, आई जस्ट चेंज माय लाइन अगर नहीं होता है? मैं इसमें शुरुआत से मैं बताऊं कि कॉलेज में मैं जैसे कितना परेशान हो गया था। एक बार तो मैं कॉलेज छोड़ना पड़ रहा था, तो सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे, इस टाइप का हो गया था। और एक बार तो मैं लटकना भी पड़ गया था, वो दोस्त आ गए थे तो उन्होंने सेव कर लिया था। इस तरह का दिमाग हो गया था। उसके बाद फिर सोचा मैम कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। कई दिन काउंसलिंग चला, वो हुआ। फिर दीवार पर चिपका लिया था मैं, मम्मी पापा की पूरी फैमिली की फोटो लगा ली थी। एक तो वो लगा लिया था, तू कहीं का कलेक्टर है क्या, लिख करके। और दूसरा ये कि या तो तेरी नींद पूरी होगी या सपने, अब सोच ले बेटा हिम्मत, तुझे क्या पूरा करना है। वो चीजें लगा करके मैम सिर्फ जब भी लगता कि डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मम्मी पापा की फोटो देख लेता कि यार कल को बन के जस्टिस करना है। तो मैम एक जैसे कि परी का रिजल्ट आया तो मैंने मेरी मम्मी को फोन किया कि सबसे टफ होता है मैम, परी निकल गया अब तो बन जाऊंगा मैं, बता तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मेरी मम्मी का एक बहुत इमोशनल रिप्लाई था कि अभी 2 से 3 हजार रुपये आ रहे हैं महीने के, तू 5 से 10 दे देना बेटा, तो एक किसी गरीब को मत मारना कभी भी। और दूसरा ये था मैम कि तुझे सपोर्ट किया है, लोगों ने पढ़ाया है, तेरे जैसे अगर कोई बच्चे हो जिनके पास पैसे नहीं हो तो उनको तू सैलरी से पढ़ा देना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो 5-10 हजार में घर चल जाएगा हमारा, और हमारे शौक भी नहीं होते मैम गरीबों के इतने। तो उसके बाद फिर ये ऑनेस्ट रिप्लाई था मैम। तो उसके बाद जैसे प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू टाइम पे भी आता था मैम कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो एक बार मैंने अरविंद भैया को बोल दिया था कि यार जे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, घर वाले लेके जाएंगे मुझे, इस तरह का।
तो उन्होंने मैम काफी डांटा, फिर समझाया कि ये थोड़ी होता है ये वो, मतलब काफी समझाया उन्होंने। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, नहीं होगा तो गिव अप तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसी बीच मेरा मैम 2022 में जॉब लग गया था प्राइमरी टीचर में दिल्ली में। और उसमें मैम मैंने डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया, जस्ट ही छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं किए थे। और घर वालों ने कहा, रिलेटिव से फोर्स में होता ही है कि फोर्स कर रहे थे सारे, कि ये कंडीशन, आपको 60-65 हजार रुपये जॉब में मिलेंगे, आप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने डायरेक्टली मैम सेक्रीफाई कर दिया कि नहीं करूंगा तो यूपीएससी करूंगा, तो छोड़ ही दिया। और सबको बोला कि मैंने छुट्टी ले रखा है। तो उसके बाद ईपीएफओ का एग्जाम था, वो क्लियर हो गया मैम, उसमें इंटरव्यू होना है अभी, तो थोड़ा हौसला होता गया। फिर आईसीएआर का दिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसमें भी मेरा ऑल इंडिया 3rd रैंक आया था। तो वो भी मैंने स्किप में सेक्रीफाई कर दिया यूपीएससी के लिए। तो मेरा ये था कि नहीं होगा तो मैं इसी फील्ड में करूंगा कुछ, चाहे मेरे एरिया में बच्चों को गाइड करूं, या फिर कहीं कोचिंग में काम मिल जाएगा तो वहां से मैनेज करके मैं तो फिर आके तैयारी करूंगा। पर ये तो नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट दूंगा, घर संभालूंगा, पहले कुछ पैसे पूसे हो जाएंगे, फिर दोबारा आगे देखेंगे थोड़ा। तो यही था। चलो स्टेबिलिटी उसके बाद तो चाहिए, मतलब हाँ एक वो ये भी देख रही थी, लिखा था, मैं पूछना चाह रही हूँ, आई होप यू आर कंफर्टेबल इन आंसरिंग, कि आपका हाथ, शायद एक हाथ काम नहीं करता है। मैम, इतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा दिक्कत है मैम हाथ में, तो उसके कारण इतना वो नहीं करता जाता। वैसे तो दोनों ठीक है, पर मस्कुलर वीकनेस है। तो कुछ भी चीज उठाने एंड ऑल में प्रॉब्लम होती है, इट्स लाइक। हाँ, बाहर नहीं उठा सकते मैम, जैसे 21 में ऑपरेशन हुए थे, तो उसके बाद से। तो मतलब इट वाज बाय, मतलब सिंस बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट और सम हेल्थ इश्यूज। नहीं मैम, पहले तो काफी ठीक थे, पर बाद में हुए मैम धीरे धीरे। अभी जैसे घर में मैम पापा को है दिक्कत है, फिर सेम। उसके बाद, हाँ, पापा को भी फिजिकली दिक्कत है, सिस्टर को भी है, उसके बाद मुझे हो गई। तो वही था मैम, तभी तो बोल रहा हूँ कि कोई पूछता है तुम्हारा हीरो कौन है, तो मैं मम्मी बताता हूँ। 3 घर में ऐसे हैं, उसके बाद वो मेहनत करके हौसला नहीं हार रहे। तो वही एथिक्स, मम्मा एथिक्स मैंने फॉलो किया कि मेरी माँ अगर कर सकती है तो फिर मैं क्यों हटूं पीछे। अभी आपका वो बैकग्राउंड देख रही हूँ, आप अभी भी दिल्ली में ही हो? हाँ मैम, मैं अभी दिल्ली में भी हूँ, इस बार प्रीलिम्स दे रहा हूँ मैं। कितने देर में आप? हाँ, क्या, सर्विस एलोकेशन नहीं होता तब तक। तो सर्विस एलोकेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हाट विल यू गेट? मैम IRS IT तो श्योर है, IFS भी मिल सकता है मैम, तो जब तक नहीं होता तब तक तो मैम मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक बार प्री दे देते हैं, क्योंकि सर्विस एलोकेशन जुलाई में होगा, इसलिए। But you want to be collector, right? So you will give. I यस think you. I am guessing that you will join whatever service will be allocated to you, and then you will give another attempt. श्योर मैम, मैं दूंगा मैम, So जस्टिस करना है। I got it. आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे, मतलब क्वेश्चन पूछने का भी मौका नहीं मिला, और आपने बता दिया। मुझे अब एक चीज पूछनी है, कि लाइक यू वर काइंड ऑफ क्लूलेस कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब यू डिडंट इवन नो कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है। Then you asked, obviously you got support from the seniors, but there are many aspirants like you who don't know. Maybe they know about UPSC, they know about IS and all the services maybe, but they don't have the guidance कि how to start. तो अगर similar situation है, what would you suggest to them कि शुरुआत किधर से करनी है? Like first step क्या होना चाहिए if you want to prepare for UPSC? What should be your first thing? What should you do? सबसे पहला स्टेप तो यही होगा मैम कि दिमाग में सोच लो, करना है तो बस करना है। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाओ मैम, 5-7-10 टॉपर टॉक देखो, क्योंकि मैं, मुझे याद भी याद है मैम, मैंने सेकंड सेमेस्टर जो था कॉलेज का, सिर्फ टॉपर टॉक्स देखे थे उसमें। फिर आप देख लो किसको फॉलो करना है, जैसे मैंने श्रुति जैन देशमुख मैम है, उसको रिलीजियसली फॉलो किया था उनको, कि उनके बुकलेट्स थे वो। उसके बाद सीनियर मैम की एक होता है कि उनको गाइडेंस मिल नहीं रही है, तो मैम हेल्प सारे करना चाहते हैं मैम, लेकिन आप हेल्प लेने के लायक तो बनो। जैसे गौरव पांडे सर ने मेरी हेल्प की मैम, कि उनको लगा मैम कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। अब लोग मैसेज इस टाइप के करेंगे, जैसे अभी इंस्टा पे मैसेज आते हैं मैम, हेलो सर कैसे हो, इस बात से क्या मतलब है यार, मैं बता दूंगा क्या हो जाएगा। आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है वो पूछिए, मेरे को लगे हाँ ठीक है तो मैं उसके साथ करूंगा ना। अब ऐसे एंटरटेन कर रहे हैं तो मैम उनको कैसे मिलेगा सपोर्ट। दूसरा मैम, अगर आपको स्टार्ट करना है, देख लिया आपने यूट्यूब अच्छे से,
फिर आप एनसीईआरटी उठाइए। अगर मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो तो ही बता रहा हूँ मैं, टॉपर के लिए मेरे पास तो नहीं है स्ट्रेटेजी शायद। तो आप छठी से, क्योंकि आपको मीडियम जो भी रखना है, इंग्लिश हिंदी आप कोई भी रख सकते हो, दोनों में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि 6th क्लास से इजी इंग्लिश किसी की नहीं होती मैम। छठी पढ़ोगे, उसके बाद 7th पढ़ोगे, 8th पढ़ोगे, धीरे धीरे आपका फ्लो बनता जाएगा, आपकी इंग्लिश भी होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम लेने से हो, हिंदी में कंफर्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छठी से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है। पढ़ना कैसे है मैम, मेरा ये होता था कि मैंने 2 से 3 बार पढ़ा नोवेल की तरह। जैसे मुझे गौरव पांडे सर ने कहा था कि 2-3 बार नोवेल की तरह पढ़ो, तुम्हें नहीं सोचना यूपीएससी करना है, तुम्हें पता होना चाहिए इसमें लिखा क्या है। फिर 3 बार हो गया, फिर उन्होंने कहा पीवाईक्यू पे रिसर्च करो। मैंने 1970 से अब तक के पीवाईक्यूज उठाए मैं प्री के, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ा उन पीवाईक्यूज को, जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ उसके चारों ऑप्शन है, उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया कि 3 गलत है तो गलत क्यों है, उस हिसाब से पढ़ा। फिर मुझे आइडिया लगा ना कि यूपीएससी कहाँ से क्या पूछ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है मेनली। फिर मैंने उसको पढ़ा। तो 8 से 10 बार मैंने कॉलेज में एनसीईआरटी को रिवाइज किया अच्छे से। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुकलेट्स खरीदा मैं। उससे पहले मैंने स्टैंडर्ड बुकलेट नहीं खरीदा, क्योंकि वो बुक देख के डर जाएंगे, वो सीन था। फिर जी हाँ, फिर स्टैंडर्ड उसके बुकलेट्स में तो एक तो वो रहती है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, हाँ मैम, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग भी देखा था मैम। और फिर इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस है। मैम कॉलेज में मैंने शंकर पढ़ा था, पर जब दिल्ली आया मैं, तो किसी ने बताया मुझे कि संतोष सर है लेवल अप आईएएस में, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट साइंस टेक। और पैसे थे नहीं मैम, तो मेरा एक दोस्त कोचिंग लेता था वहाँ पे, वो ऑफलाइन जाता था, मैंने रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे पोर्टल दे दिया। मैंने चोरी चोरी साइंस टेक इन्वायरमेंट वहां से पढ़ लिया। तो जब परी का रिजल्ट आया, तो मैं जैसे दिन में तो उन सर के साथ था उदास सा, शाम हुआ तो मैं उनके पास चला गया डायरेक्ट ही संतोष सर के पास कि थैंक यू सो मच सर। तो सर बोले क्या हुआ, मैंने कहा परी निकल गया। क्या बधाई हो, पर मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो भाई, तुम्हारी मेहनत है। मैंने कहा नहीं सर, आपके कारण हुआ है परी। और बोले आप तो मेरे स्टूडेंट भी नहीं थे यार, कभी देखा भी नहीं। मैंने कहा सॉरी सर, लेकिन मैंने चोरी चोरी पढ़ा आप ही से है, तो क्रेडिट आप ही को जाता है। और सर भी बहुत खुश हो गए और गले लगा लिया था कि यार ऑनेस्टी तो दिखाई तुमने। फिर मैंने कहा सर मेंस में दिक्कत आ रहा है, क्या करूं। कि जो प्री के लिए किया वही मेंस के लिए कर ले, पोर्टल तो तुम्हारे पास अब भी है। तो ये था मैं। हाँ इन्वायरमेंट और साइंस टेक पे क्वेश्चन वेटेज ज्यादा रहता है प्री में एंड मेंस में। हाँ मैम, काफी वेटेज हो रहा है इनका, इन्वायरमेंट साइंस टेक का। धीरे धीरे इन्वायरमेंट में कितना इन्वायरमेंट के ऊपर चल रहे हैं, और जो करंट में न्यूज होता है तो मोस्टली वो चांसेस होते हैं कि परी में आएगा, तो इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस है। तो और साथ में फॉरेस्ट का भी होता है ना मैम, परी तो साथ में ही होता है। तो इस कारण एनवायरनमेंट के 18 से 20 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, कुछ ज्योग्राफी से लिंक होते हैं। और सेम साइंस टेक है मैम, 12 से 15 क्वेश्चन तो हर साल श्योर होते हैं। अच्छा, नाउ इफ यू मतलब यू आर asked to name 2-3 books which every aspirant should read and it is non-negotiable कि वो तो पढ़नी है एनसीईआरटी के अलावा, तो what will be those? यूपीएससी के लिए बतानी है या फिर अलग से? यूपीएससी के लिए मैम मैंने लक्ष्मीकांत है, बाइबल है मैम, वो सबको पढ़ना ही होता है। उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ा था मैम मैंने। स्पेक्ट्रम और किस सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए या? हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैम। तो वो तो पढ़ना है मैम। उसके बाद शंकर आईएएस पढ़ा था। अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे तो बहुत अच्छी किताब है मैम शंकर आईएएस में, कोई दिक्कत नहीं है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैम मैंने जैसे कॉलेज में चोरी चोरी किया था, वो भी मृणाल सर से कर लिया था। उसके बाद एक 11 घंटे का लेक्चर है मैम यूट्यूब पर, केवल्य शिंपी सर करके फ्री है वो, 2022 में करवाया था उन्होंने। इससे मैम 22 में भी 8 से 10 क्वेश्चन थे, 23 में भी उससे क्वेश्चन थे, और 24 में भी आएंगे। तो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा करा रहे हैं वो, तो 11 घंटे की एक वो वीडियो देख लें। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स उससे काफी अच्छा हो जाएगा। अगर आपने 2-3 बार पढ़ रखा है ना, वो वीडियो देख लिया, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इकोनॉमिक्स के। ये कर सकते हैं। एंड यू सेड कि सोशियोलॉजी के लिए यू गॉट द कोचिंग ऑब्वियसली, थोड़ी रिक्वेस्ट, बट आपने कुछ कोचिंग की, कुछ आपने सेल्फ स्टडी की, कुछ बच्चे मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोचिंग इज इट नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन और इट इज नॉट, तो व्हाट वुड यू से? मैं यही बोलूंगा मैम कि ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है कि क्या कुछ है। जैसे कि आप शुरू में एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, दोनों के 10-12 रिवीजन हो जाए, 10-12 एनसीईआरटी के, 10-12 स्टैंडर्ड बुक के,
तीन चार रिवीजन PYQs के अच्छे से उन पे रिसर्च करके 1970 से अब तक, फिर आप कोई टेस्ट पेपर उठाइए, देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर अगर आपको लग रहा है कि तैयारी में गैप है, तो अगर थोड़ा बहुत गैप है तो कोचिंग का मटेरियल मैम सब जगह मिल जाता है, टेलीग्राम, गूगल, सब जगह आप वो यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है ज्यादा गैप है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या पढ़ा है अब तक, तो आप एक कोचिंग में आ सकते हैं, वो आपको डिसिप्लिन दे देगा कि हाँ आपको डेली क्लासेज होगी, वो होगा। पर मुझे इतना नहीं लगता मैम कि जरूरी है कोचिंग, बिना कोचिंग के हो जाएगा मैम। जैसे कि मैंने GS के लिए, इनके लिए कोई कोचिंग नहीं ली, अगर आपके पास सीनियर मेंटर है तो आप उनके सपोर्ट से आराम से कर सकते हैं। और एक डेली ये करना है मैम कि मेरा शुरू से ही था, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, मेरा कुछ, मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था कुछ, उसके बाद भी मैं टॉपर्स की कॉपी का मेरा टारगेट था, डेली एक टॉपर की कॉपी मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा। पर जैसे धीरे धीरे तैयारी ठीक हो गई तो मैं उनकी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता, अपने आंसर लिखता, फिर मैच करता। तो उस तरह से मेरा, मैंने ये स्किप कभी नहीं किया मैम कि टॉपर की कॉपी नहीं पढ़ी हो या PYQ नहीं देखे। अपन सेम ही टॉपर की या अलग अलग टॉपर? अलग अलग, सेम टॉपर की जितनी कॉपी मिल रही है वो पढ़ूंगा, फिर अलग की पढ़ूंगा, फिर अलग की पढ़ूंगा। तो वो आइडिया लग जाता है मैम कि UPSC किस बेसिस पे नंबर दे रहा है। हाउ टू राइट आंसर्स एंड ऑल। हाँ। एंड यू आल्सो सेड कि प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट नहीं दिया आपने, यू ओनली फोकस्ड ऑन PYQs। और अभी हम्म, इंटरव्यू के लिए भी यू सेड कि मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में ज्यादा, मतलब हाँ। बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है। तो व्हाट, वही फिर से सजेशन ही मांग रही हूँ मैं कि क्या, मतलब हर चीज के लिए, मेंस के लिए भी और इसके लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, फोकस क्या करना चाहिए? मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट पेपर्स पे, और सिर्फ सोली PYQs पे, या मिक्स करें? मेरा ये मानना है कि PYQ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 1970 से अब तक अगर हम PYQ कर रहे हैं करिए, हर साल 100 क्वेश्चन होते हैं मैम, 4 ऑप्शन होते हैं, तो 400 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके एक साल में। और 50 साल के अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, सोच के देखिए मैम, आपके सारे कॉन्सेप्ट सेम चीज रिपीट हो रही है। 1970 में गवर्नर पूछा है, तो गवर्नर यहाँ के चेंज नहीं होगा मैम, उसको थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन को मोल्ड कर देंगे, पूछेंगे सेम ही चीज। तो आपको वही आइडिया लगेगा। जैसे इस बार क्वेश्चन था मैम 1998 से, साइंस टैग में 2 क्वेश्चन थे, 2002 में से थे, सेम ज्योग्राफी में थे। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर उधर कर देते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, पर कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो आपने इतने PYQs कर लिए, उनके रिसर्च कर लिया, ये नहीं कि मैम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो कट्टा मार आगे बढ़े, नहीं। आपको नहीं आ रहा तो उसके 4 ऑप्शन को देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपने कहाँ मिस्टेक किया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जब नेक्स्ट बार आप PYQs करो, तो पहले आप वो अपनी गलतियां पकड़िए, उनको पढ़िए अच्छे से, फिर PYQs कीजिए। तो मुझे लगता है मैम उसके बाद प्री कभी नहीं रुकेगा। ठीक है। और जैसे अभी आप, आपकी पूरी जर्नी ऑब्वियसली, मतलब मुझे खुद ऐसे गूज बम्स भी आ रहे थे जब आप कुछ कुछ स्टोरीज बता रहे थे अपनी। तो आपके जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सिमिलर शायद सपने देख रहे होंगे, बट अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देख के दे आर रेडी टू गिव अप, और मे बी भाई कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। उनके लिए इफ यू वांट टू से फ्यू थिंग्स फॉर देम। मुझे कई जगह सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो मेरा वहां पर पहला यही था मैम उनसे कि ये सम्मानित करने वाले पहले कहाँ थे, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मुझे जरूरत थी। तो मैंने कहा कि मुझे ना तो आपकी माला चाहिए, ना आपकी शील्ड चाहिए, ना आपकी गिफ्ट चाहिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हेमंत पारिक, हर गांव में 10-15 हेमंत पारिक है, लेकिन वो दबे पड़े हैं मैम, वो नहीं उभर पा रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो करना चाह रहे हैं ना, इकोनॉमिक कंडीशन उनके बीच में नहीं आए मैम, उनको आप सपोर्ट कीजिए, उसी में मेरा सम्मान है। और उससे ज्यादा मैं खुश कभी नहीं हो पाऊंगा कि आप अगर ऐसे सपोर्ट करेंगे ना मैम, तो मुझे लगता है कि मेरे एरिया में इतना टैलेंट है ना मैम, बैकवर्ड जरूर एरिया, पर हर गांव से मैम 10-15 हेमंत पारिक निकल सकते हैं अगर उनको सपोर्ट मिल जाए। बहुत से बच्चे मैम, मेरे साथ 10th तक जो बंदा टॉपर था ना मैम, मैं भी मिला उससे, तो वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे यार, तू तो टॉपर था। क्या भाई क्या करें, आगे क्या होना था क्या? उसने 11th में भी एडमिशन नहीं लिया मैम, जस्ट बिकॉज कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अगर किसी को ये दिखे ना, कोई बच्चा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो या कुछ करना चाह रहा है, तो मैम उसको सपोर्ट कर दीजिए। यही मेरी सबसे बड़ी हेल्प होगी, सबसे बड़ा सम्मान होगा। ये बात मैं हर जगह बोल के आ रहा हूँ। और मेरा ये इनिशिएटिव है मैम कि हमारे गांव की तरफ, तहसील में, हर गांव में एक फंड बनाने की सोच रहे हैं,
स्टूडेंट फंड के नाम से, जिसमें शुरुआत में अपनी सैलरी आई उस दिन कर दूंगा मैं अपनी सैलरी से, कि जो भी सिलेक्टेड है, चाहे वो डी ग्रुप में हो, रेलवे में हो, एसएससी में, किसी चीज में हो, हर गांव में मैम 30 40 50 मिल जाते हैं आराम से। तो वो उस फंड में मैम अपनी सैलरी में से 200 से 500 रुपये पर मंथ डालें, जिससे कि 2 3 गांव के जरूरतमंद बच्चे हैं, तो कोई आईआईटी, नीट, यूपीएससी, एसएससी किसी चीज की तैयारी करनी है, वो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। इसके कारण मैम कोई हिम्मत वाली भूखा ना सोए, किसी को ऐसे सुसाइडल थॉट्स ना आए कि अब तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा। तो यही प्लान है मैम मेरा। I wish you all the best for that. It was really, really nice talking to you. Thank you so much for your time और all the best. I hope कि इस बार आपका प्री क्लियर हो जाए and you become IAS maybe in the coming UPSC. थैंक यू सो मच मैम। So that was Hemant Parikh, AIR 884, who talked about his strategy and methods of clearing the UPSC CSE. What do you think about this conversation? Do let us know in the comment section below. And while you're at it, subscribe to Indian Masterminds and press the bell icon for latest updates. Stay curious, stay informed, and stay tuned, and we will see you soon.